सभा के और उसके साथ उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें 4 लोकसभा सीटों पे और 6 विधानसभा के सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और प्रचार शुरू हो गया है और दावे प्रति दावे इस समय किए जा रहे हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहते हैं, उनकी लीडरशिप से ये जानना चाहते हैं और ख़ास तौर पे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, कि हिमाचल सरकार की, कांग्रेस सरकार की जो 2 फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, दो मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, उसके बारे में वो अपना स्टैंड स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे। एक तो हमने प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस दिया। ये पूरा हिमाचल जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एज ए पार्टी, एज ए नेशनल पार्टी ओपीएस के खिलाफ रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम का इन्होंने सिरे से खारिज उसको करती रही है और हमने प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन का अधिकार दिया। उनको बुढ़ापे में एक सहारा दिया और ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी गई और इसमें वो कर्मचारी गवाह हैं कि जो रिटायर हो रहे हैं और जिनको की पेंशन लग रही है, उनको निर्धारित पेंशन से 10-10 गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है ओपीएस मिलने से। और भाजपा ने चुनाव से पहले, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ओपीएस का विरोध किया और ये कहा कि हमें, उनकी सेंट्रल लीडरशिप ने साफ इनकार किया है कि प्रदेश में ओपीएस लागू नहीं की जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको घोषणा पत्र में भी शामिल नहीं किया। और हमने जब इसको लागू कर दिया और हमने ये भी कह दिया कि हम आने वाले समय में इसको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक नहीं रखेंगे, हम इसको कानूनी चोला पहनाएंगे और इसको लेजिस्लेशन से और कानून से जो है प्रदेश में और दृढ़ता से लागू करेंगे। तो अब जब चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने ओपीएस पे खामोशी थामी हुई है और उल्टा इनकी लीडरशिप जो है प्रदेश के अधिकारियों को और कर्मचारियों को धमका रही है और ये दुहाई दे के कि 4 तारीख को हमारी सरकार बनेगी और हम जो है सारे हिसाब चुकता करेंगे। लेकिन वो 4 तो शायद कभी ना आए, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम पे जितने भी इनके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे लोकसभा के लड़ रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी चुनाव लड़ रहे हैं, कंगना जी चुनाव लड़ रही हैं और उसके अलावा अन्य नेता जो उपचुनाव लड़ रहे हैं, वो स्पष्ट तो करें कि ओपीएस पे इनकी क्या राय है। क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस ने ओपीएस दी थी और सरकारें बदली, वहां ओपीएस बंद कर दी गई और हम तो कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी, नेशनल पार्टी भी इसको लागू करने की पक्षधर है और इसलिए प्रदेश का कर्मचारी, जो कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा फैसला उनके पक्ष में लिया, उस निर्णय को देखते हुए
आज वो हमारे साथ मजबूती से खड़ा है, प्रदेश का कर्मचारी। और भाजपा लीडरशिप पूरी तरह खामोशी थामे हुए है और इस इशू को टच नहीं कर रही है। सेकंड इशू, जो दूसरा फ्लैगशिप हमारा प्रोग्राम है, वो महिलाओं को 1500 रुपये देने का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हमने लाहौल स्पीति में से इसको शुरू किया और वहाँ हर महिला को ये राशि मिलनी शुरू हो गई। हमारा ये चुनावी वायदा था, ये बार बार पूछते थे कि 1500 रुपये का क्या होगा। हमारा वायदा 15 लाख के जुमले की तरह तो था नहीं, हमारा वायदा तो एक ईमानदारी का वायदा था और हमने इसके लिए पैसे का बंदोबस्त किया और हमने ट्राइबल जिला से इसको लागू किया, जहां इस समय लाहौल स्पीति में भी उपचुनाव हो रहे हैं। और बीजेपी लीडरशिप 2 दफा जो है इलेक्शन कमीशन के पास इसके बारे में जा आया है। पहले तो ये सवाल करते थे कि 1500 रुपये क्यों नहीं दिए जा रहे। जब इसकी अधिसूचना हो गई फिर इलेक्शन कमीशन के पास भाग गए, उनको कहने लगे कि जी आप किसी भी ढंग से इनको रोको, 1500 रुपये खाते में डालने से रोको। फिर जब हमने कहा कि ये इलेक्शन से पहले की नोटिफिकेशन है और इसमें बेनिफिशियरी बनाए जा चुके हैं, लोग फार्म भर चुके हैं, लोगों को फार्म भरने भी हैं और लोगों को फार्म भरने में अभी छूट भी है कि वो लगातार फार्म भर सकते हैं। लेकिन जिनके फॉर्म जो है कोड ऑफ कंडक्ट से पहले भरे जा चुके थे, उनको भी पैसा ना मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास दस्तक दे रही है। तो पहले वो इस पे भी स्पष्ट करें कि इस प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने के मुद्दे पे उनका विरोध किस बात का है। आखिर वो क्यों चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये ना दिया जाए, और इससे उनका महिला विरोधी चेहरा भी स्पष्ट हो गया है। तो ये 2 ऐसे मसले हैं जो कि जिन पे हिमाचल प्रदेश की सरकार बनी थी और सरकार बनने से पहले लोगों में इसको लेके चर्चाएं थी कि क्या ये 2 इश्यूज इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। जब हमने दोनों इश्यूज इम्प्लीमेंट कर दिए तो भाजपा लगातार इसका विरोध कर रही है और इसके लिए लीडर्स जो हैं अब ना तो 1500 रुपये पे बता रहे हैं, और ये कल्याणकारी राज्य है, उसकी कल्याणकारी योजना है। तो दोनों इश्यूज इस इलेक्शन का ट्रेंड सेट करेंगी। हम लोगों में इनका एक्चुअल चेहरा जो है एक्सपोज करेंगे कि किस ढंग से ये ना तो कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के पक्षधर हैं। ओल्ड पेंशन का हमारा 9000 करोड़ रुपया सेंटर में पड़ा है, वो पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है। और जब हमने वो उसको प्रदेश में लागू कर दिया तो वो पैसा हमें मिलना चाहिए था। तो जितने भी लोग कहते हैं कि जी केंद्र की सरकार जो है हिमाचल हितैषी है, और जो लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं केंद्र में, मंत्रीगण भी हैं, वो भी बताएं कि ये पैसा जो है हिमाचल को वापस क्यों नहीं करवाया जा रहा है, जब कि स्कीम हमने लागू की है, पैसा हम दे रहे हैं। तो उसके बावजूद ये पैसे पे केंद्र कुंडली मार के बैठा है, और जो हमने पत्र व्यवहार किया उसमें यही कह रहे हैं कि जी हमने तो ये इसको इन्वेस्ट कर दिया आगे। भाई आपने हमारा पैसा कैसे इन्वेस्ट कर दिया? जब हिमाचल प्रदेश का पैसा है वो आपने कैसे इन्वेस्ट कर दिया? और दूसरा, जितनी भी सैंक्शंस जो हैं केंद्र सरकार ने हमारे खिलाफ लगाई है सरकार बनने पे, उन सैंक्शंस को हटाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने क्या काम किया। जो 4 सांसद हैं, तो उनमें से 3 भाजपा के हैं। तीनों भाजपा के सांसदों ने इन सैंक्शंस को हटवाने के लिए केंद्र में कोई पत्र लिखा हो, कोई पैरवी किए हो, और खासतौर पे हमारी कर्ज की सीमा घटाई गई, हमारा जीएसटी का कंपनसेशन बंद किया गया, हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है उसको कम किया गया। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है उसको घटाया गया, जीएसटी का क्लेम जो है, कंपनसेशन जो है उसको बंद किया गया, कर्ज की सीमा इतनी घटा दी ताकि हम कर्मचारियों को तनख्वाह देने में जो है हमें परेशानी आए, दिक्कत आए, डेवलपमेंट हमारी सफ़र करे। तो ये जितनी भी सैंक्शंस इन्होंने लगाई, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की कनाइबेंस थी। ये जो आज वोट मांगने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, इनकी कनाइबेंस रही कि इन्होंने ये कहा कि इनको अगर कर्ज भी लेने में भी हम दिक्कत करेंगे तब हम सरकार गिराने में कामयाब रहेंगे। तो ये ताना बाना जो सरकार गिराने का रचा गया है, इसकी शुरुआत इन सैंक्शन से शुरू थी कि सरकार का गला घोंटा जाए और सरकार को जो है जो ड्यूज हैं लोगों के देने में दिक्कतें पैदा की जाएं। और उसके बाद ये तो अब स्पष्ट ही हो गया कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकार गिराने की कोशिश हुई उसकी बैकग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप थी, और ख़ास तौर पे स्टेट के कुछ लीडर्स हैं जो कि शॉर्टकट से सरकार में काबिज होना चाहते थे, और उन्होंने सरकार गिराने का साजिश रची, षड्यंत्र रचा। और हालांकि वो कहते हैं कि ये कांग्रेस का विदिन का मामला था, कि ये कांग्रेस के एमएलएस का, कांग्रेस के, जबकि ये विदिन का मामला नहीं था। इसके पीछे बीजेपी ने जो है दिल्ली से लेके शिमला तक तार हिलाने को लेके जो फैसले किए, जिस ढंग से एमएलएस को तोड़ने के लिए जो चक्रव्यूह रचा गया, वो हिमाचल की ना संस्कृति थी ना वो सभ्यता थी। ये देवभूमि है, और सरकार तो नहीं टूटी और ना ही सरकार टूटेगी। सरकार गिराने वाले खुद गिर रहे हैं आजकल, आपने देखा होगा। और लेकिन एक बात साफ हो गई कि अब जो लोग कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चरण 2 आएगा, जो लोग लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस चरण 1 में हम कामयाब नहीं हुए और लोटस चरण 2 आएगा, उन लोगों को अब भी हमारा सुझाव है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों की कदर करें, जनादेश का वैल्यू करें, और जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि प्रदेश में राज करना, वैसे तो आपके सामने स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश के में राज करने के चक्कर में वो लोकसभा में भी उन्होंने अपना सारा जो है मलियामेट कर लिया है। जो उन्होंने चक्रव्यूह रचा उससे विधानसभा तो क्या काबिज होनी, सरकार तो क्या हासिल करनी, उनके हाथ से लोकसभा भी जो है फिसल के रह गई हैं। और अब उनको कांग्रेस पार्टी द्वारा जब 2 लोकसभा सीटों पे एमएलए लड़ाए गए, उनको परेशानी हो रही है। भाई हम एमएलए लड़ाएं, हम नॉन एमएलए लड़ाएं, आपको कहे इसमें क्या परेशानी है? आपने कैंडिडेट दिए, आपने सारे के सारे जो है विधानसभा सीटों पे
आपने कांग्रेस के बागी नेताओं को उतार दिया, देश की सबसे बड़ी पार्टी, और उनको अपने मूल काडर के लोग नहीं मिले लड़ाने के लिए। और प्रदेश में भाजपा में बड़ी भारी घुटन है इस बात को लेकर। भाजपा में जो ये कैंडिडेट्स आयात करके गए हैं, लड़ाए जा रहे हैं, इनके प्रति जन आक्रोश तो है ही, लेकिन भाजपा के लीडर, भाजपा के जो है लोग, भाजपा के कार्यकर्ता, उनमें बड़ा भारी आक्रोश है। और ये एक दिन ये लावा भी फूटेगा। और ये भी 4 जून से 1 जून से पहले जो है, क्योंकि इसको लेके जहां उनकी एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप थी, जो उनसे बिहेवियर हुआ है, वो सब लोग जो है इस समय प्रदेश की लीडरशिप को कोस रहे हैं कि उन्होंने किस ढंग से ये फैसले लिए। तो हमारे पास तो आज की तारीख में 62 का हाउस है, 62 का हाउस है। हमारे पास आज की तारीख में 34 एमएलए हैं और उनके पास आज की तारीख में 25 एमएलए हैं। आगे आगे जैसे जैसे समीकरण आगे बढ़ेंगे, हर स्थिति में हम जो है एमएलए का बहुमत हमारे साथ रहेगा। चाहे वो 3 एमएलए जो है इंडिपेंडेंट, अगर वो भी चले जाएं और उनका इलेक्शन हो जाए, 59 का हाउस हो जाए, तब भी हम 34 हैं। और तो भाजपा, और अगर 68 का हाउस पूरा हो जाता है तो उस स्थिति में हमें सिर्फ 1 एमएलए की जरूरत है और उनको जो है 9 एमएलए की जरूरत है, 10 एमएलए की जरूरत है। जबकि ये संख्या बल वो कभी कैप्चर कर नहीं सकते। इसलिए अब बार बार ये बोल के प्रदेश की जनता को गुमराह करके कि 4 तारीख को हमारी सरकार हो जाएगी, हमारी सरकार हो जाएगी। कहां से आपकी सरकार हो जाएगी? किस समीकरण में आपकी सरकार हो जाएगी? और तो इसलिए सारा प्रदेश जानता है, सारे प्रदेश के लोगों को हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी स्थिर है। एक साजिश का शिकार हुई थी, लेकिन सारी कांग्रेस ने एकजुटता से उसका सामना किया और आज भाजपा ऐसे जाल में फंस गई है कि उनको कांग्रेस तो एक तरफ छोड़ो, अपनी हाईकमान को देने के लिए जवाब नहीं है उनके पास कि आपने ये कैसा ऑपरेशन लोटस किया जिसमें कि आपने पूरी तरह पार्टी एक्सपोज करके रख दी, लीडरशिप एक्सपोज करके रख दी और आप जो है उसको सिरे नहीं चढ़ा सके। और इस प्रकरण के बाद जो लोग कहते हैं कि अभी भी कांग्रेस के कुछ एमएलए हमारे संपर्क में हैं, अब कोई एमएलए कहीं जाने वाला नहीं है। जो पहलों का हशर हुआ है और जो वो कॉन्स्टिट्यूंसी में फेस कर रहे हैं, अब जनता नहीं है उनके साथ। अब सिर्फ धन बल की राजनीति है कि वो सोचते हैं कि हम पैसा खर्च करके मैंडेट खरीद लेंगे। पैसा खर्च करके मैंडेट नहीं खरीदा जाएगा। सब जगह नजर आ रहा है कि हर जगह आम जो वोटर है वो इस बात से बहुत नाराज है कि आपको हमने एमएलए बनाया, आखिर वजह क्या थी? आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन आप जो है सरकार गिराने की साजिश में शामिल हो जाएं, ये हिमाचल की जनता जो है स्वीकार नहीं कर पाई है। तो इसलिए हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं। और 2 मेजर इश्यूज जो हैं वो हम दोनों को पूरा कर रहे हैं। ओपीएस भी हम कर्मचारी को दे रहे हैं और साथ में महिलाओं को हम 1500 रुपये देने का भी हमारा फैसला है। और प्रदेश के कुछ अफसर या कुछ कर्मचारी, उनको भी मेरी ये सलाह है, जो जिन पे भी भाजपा जिन पे दबाव डाल रही है और ये कह रही है कि हम आने वाले हैं, उनको हम ये कहना चाहते हैं
कि कहीं से भाजपा नहीं आने वाली है। आप अपने नेक इरादे से, ईमानदारी से ड्यूटियां करो। ये जो आपको धमका रहे हैं कि हम आने वाले हैं और हम आके ये कर देंगे, फलां कर देंगे, हम इसको बदल देंगे, उसको बदल देंगे, तो ऐसी कोई स्थिति बनने वाली नहीं है। और ख़ास तौर पे इलेक्शन का मतलब ये नहीं हो गया कि कोई भी जगह कोई काम नहीं होगा, या कोई भी अफसर काम नहीं करेगा, कोई कर्मचारी काम नहीं करेगा, या किसी भी जगह सब जगह जो है काम ठप हो जाएगा। इलेक्शन के 2-2.5 महीने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी काम ना करें। इसलिए अफसरों और कर्मचारियों को हमारी सलाह है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाओ। जिनके टेंडर हो रखे हैं उनका काम करो, जिनके जो काम चल रहे हैं उनको आगे चलाओ, और जो फाइलें होनी हैं वो फाइलें करवाओ। मिनिस्ट्री आज भी एग्जिस्ट करती है, मंत्रीगण आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि ऐसी धारणा दी जाए कि सरकार नहीं है। गवर्नमेंट इज देयर, और चाहे जितने भी बड़े काम हैं, जिनके टेंडर्स हो रखे हैं, जिनके काम शुरू हो गए हैं, वो चलने चाहिए। यही इलेक्शन की गाइडलाइंस भी यही हैं कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो है चलाए जाएंगे, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। जो घोषित योजनाएं हैं उनमें पैसा डाला जा सकता है, जो पहले से चल रही योजनाएं हैं उनको जो है पैसा दिया जा सकता है। तो ये नहीं है कि राष्ट्र को जो है, प्रदेश को चुनाव की आड़ में पीछे धकेल दिया जाए। चुनाव का मतलब ये नहीं है कि 3 महीने के अरसे में पूरी तरह जो है मशीनरी हॉल्ट पे हो जाए और कोई भी काम ना हो। ऐसी मंशा ना चुनाव आयोग की है, ना ही हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र से देश के लोकतंत्र में ऐसी कोई व्यवस्था है। सरकार प्रदेश में है, सरकार बहुमत की सरकार है। उस सरकार के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वो चलने चाहिए, और उनको हर स्तर पे आगे बढ़ाया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। भाजपा लगातार कह रही है कि कांग्रेस को इन चुनावों में लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। नहीं, देखो, ये बात आप भाजपा को तो कह सकते हैं कि जिन्होंने सारे कैंडिडेट जो है कांग्रेस से ले जाके लड़ाए हैं। हमारे तो कैंडिडेट जिस दिन घोषित होंगे, आप उस दिन ये कहेंगे कि अभी हमने 2 दिए हैं, 2 से ही कुछ लोगों के सांस सूखने लगे हैं। जो हमने 2 दिए हैं, तो दो सीटों से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कांग्रेस कितनी गंभीरता से, और जो लोग कहते थे 400 पार, अब उनको भी धरातल की सच्चाइयां अब पता लगने लग पड़ी हैं। यहाँ आके ग्राउंड पे आके, हिमाचल प्रदेश में आके उनको ये पता लग रहा होगा कि क्या स्थितियां किस तरह पल चुकी हैं। और कांग्रेस पार्टी खासतौर पे ये जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं, इनको बहुत बड़ा पश्चाताप होगा अपने फैसले पे। बहुत बड़ा पश्चाताप इनको होगा कि हमें 5 साल के लिए चुना गया था, लेकिन हम भाजपा के चक्रव्यूह में फंस के हम चले गए, और उसके बाद प्रदेश की जनता ने फैसला देके जो है हमें विधानसभा से बाहर कर दिया। और हमारे लोग जो हैं विधानसभा में आके हम फिर उसी स्ट्रेंथ से सरकार चलाएंगे, और पहले से ज़्यादा ताकत से सरकार चलाएंगे। और इससे एक बात तो हुई है कि कांग्रेस पार्टी के जो बाकी सरकार हुआ, संगठन हुआ, MLAs हुए, इनमें एक नई एकजुटता का जो संचार करवा गई है, ये जो साजिश, जो थोड़ी बहुत ही किसी में अगर दूरियां कभी रही भी हों, वो भी सब लोग जो है एकजुट हो गए, और एकजुटता से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। और हम कांग्रेस के काडर का धन्यवाद करते हैं प्रदेश में, जिन्होंने इस लड़ाई को सीरियसली लिया, और इस समय कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी सीरियस से ले रहे हैं। सर, वो बिट्टू जी जो सह व्यापारी हैं, तो किन स्थितियों में छुट के गए हैं? ऐसा है कि
बिट्टू जी पार्टी के साथ हमने काम किया और उन्होंने सहपरिवारी जो प्रदेश में काम किया, हम उनके आभारी हैं। उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया किसी के ऊपर, उन्होंने किसी साजिश की बात नहीं कही। उन्होंने ये कहा है कि प्रदेश के समीकरणों में या वहाँ की उनकी लोकल राजनीति के देखते हुए उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया, तो वो उनका फैसला है। लेकिन हमने इलेक्शन से पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा कीचड़ उछालने की राजनीति में मेरा तो विश्वास नहीं है। हम मुद्दों के आधार पर राजनीति करेंगे। मुद्दे जो हैं प्रदेश के मुद्दे, और उसके उनकी क्या स्थिति है, हिमाचल प्रदेश में कोई रेल लाइनें जो हैं क्यों नहीं बनी, क्यों हमीरपुर से लेके जो है ऊना की रेल लाइन नहीं बन पाई, क्यों पीजीआई का काम जो है नहीं चल सका, और भाजपा ने जो हमारी अटल टनल है उसको अपने राष्ट्रीय उसमें डाला हुआ है। जो उनका प्रचार है उसमें उन्होंने महाराष्ट्र का एक पुल से लेके अटल टनल को डाला है। तो अटल टनल जो है, अटल रोहतांग टनल, ये कहीं भी भाजपा की उपलब्धि नहीं है। इसका ख्वाब भी कांग्रेस ने देखा, लीडरशिप ने देखा। इसकी सैंक्शन भी मनमोहन सिंह जी की सरकार से में हुई, इसका पैसा भी उन्होंने दिया, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे अपना ठप्पा लगाने का करना। कोई प्रोजेक्ट किस इसमें में शुरू हुआ वो किस इसमें जाके अंत होता है, लेकिन ये कहना कि ये इनकी दूरदर्शी सोच थी, इनकी सोच का नतीजा नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पे किस ढंग से लोगों को गुमराह कर रहे हैं वो भी आप इनके प्रचार से देख सकते हैं। क्या आने वाले समय में सर इसका नाम चेंज करने के लिए आप प्रयास करेंगे जी? नहीं, अटल जी भी देश के महान नेता रहे हैं, नाम बदलने की बात नहीं है, लेकिन श्रेय लेने को लेके जो कोशिशें हो रही हैं उसकी हमें आपत्ति है।